ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन देख रहे हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, और ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन देखते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो है, ठीक है, अगर सपोज करिए कहीं उंगली कट जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ना हो उसके लिए क्या हुआ, ब्लड का क्लॉट करना जरूरी है ना, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होता क्यों है, तो इट इज अ मैकेनिज्म, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं पहला पॉइंट कि इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट excessive loss of blood, ठीक है, from the body, ठीक है, excessive loss of blood from the body, ठीक है। तो बॉडी से एक्सेसिव अगर ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है ना, तो उसके लिए एक ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जो दिया गया है उसको कहते हैं क्या, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और दिया कौन था, इट वाज गिवन बाय मैकफर्लैंग, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एसेंशियल, ठीक है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है फ्रॉम 1 to 13, ठीक है। तो उसमें से हमें 3-4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मेनली हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे सिर्फ, ठीक है। और ये 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ इट इज सिंथेसाइज्ड इन क्या, इन एक्टिव फॉर्म, और मेनली दे आर सिंथेसाइज्ड इन वेयर, मेनली दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, जो थ्योरी दिया गया है उसको क्या कहते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी कहा गया, ठीक है। और ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय मैकफर्लैंग दिए थे। और अकॉर्डिंग टू हिम कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ये। और ये 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी होते हैं ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये मेनली सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ठीक है। तो ये थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी दिया गया था। इसमें एक एंजाइम्स नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, स्टेप्स भी बहुत सारे हैं। तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी दिया कौन था, ये इट वाज गिवन बाय मैकफर्लैंग, ठीक है। तो ये दिए थे, याद रखना है आपको कि इट वाज गिवन बाय मैकफर्लैंग, ठीक है। और ये कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, और दिस फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कैसे होता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी देखते हैं। तो एक सिंपलर वर्जन जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं। तो होता क्या है कि अगर इंजर्ड है, इंजरी हुआ, क्या हुआ, इंजरी हुआ और ट्रॉमा कह सकते हैं, ठीक है, कहीं भी इंजरी हुआ और ट्रॉमा, तो होगा क्या, देखेंगे कि इंजर्ड टिश्यू जो है, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू है, वो रिलीज क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, सेक्रीट करेगा कुछ, और वो जो सेक्रीट करता है उसको हम कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है इंजर्ड टिश्यू। और उसी तरह जब यहां पर कहीं भी क्या हो गया, कोई भी इंजर्ड हो गया, ब्लड वेसल्स भी इंजर्ड हो गए, तो वहां पर क्या हो गया, अंदर प्लेटलेट्स भी तो होंगे ना, तो वो भी सेक्रेट करेंगे कुछ, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी सेक्रेट करते हैं, तो प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट भी कुछ सेक्रेट करेंगे, और जो प्लेटलेट करेंगे उसको कहते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये क्या सेक्रेट कर रहे हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही तो सेक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या सेक्रेट कर रहे हैं, दे सेक्रेट व्हाट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, प्लेटलेट अंदर होता है ना,
तो ये एक्टिवेट होके क्या सिक्रीट कर रहा है, अंदर है तो एंडो, ठीक है, और टिश्यू बाहर है इंजर्ड, तो ये बाहर है तो इसलिए एक्सो याद रखेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इंजरी साइट पर क्या हुआ, ट्रॉमा साइट पर इंजर्ड टिश्यू इज सेक्रेटिंग व्हाट, इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड द एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब देखिए ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ही तो है, तो ये क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ही तो है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ठीक है, यही ना थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ठीक है, ये क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत सारे हैं ना, उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है अलोंग विथ कैल्शियम, ठीक है। तो कह सकते हैं दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट्स विथ व्हाट, मेनी प्लाज्मा प्रोटीन्स, एक नहीं है बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है ना, तो ये चेंज होते रहता है एक्टिव में, और बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं अलोंग विथ क्या, अलोंग विथ कैल्शियम, ठीक है। तो कह सकते हैं ऐसे कि दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, रिएक्ट्स विथ प्लाज्मा प्रोटीन्स अलोंग विथ कैल्शियम टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनाता है, उसको कहते हैं क्या, दैट इज टर्म्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बना दिया, ये बना देता है प्रोथ्रोम्बिनेज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज बना दिया, और प्रोथ्रोम्बिनेज, और इसी का और भी नाम है, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग फैक्टर, PCF, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, तो यहां पे देख रहे हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, देखिए ये किसके साथ रिएक्ट किया, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, टू फॉर्म क्या, एक प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिया ये, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, बना दिया। अब ये जब बन गया, ठीक है, ये अब आगे देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट जो स्टेप देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो देखते हैं आगे, तो होता क्या है कि विटामिन के, हमें मालूम है कि विटामिन के होता है, क्या होता है, विटामिन के, तो आप पढ़े होंगे कि विटामिन के हेल्प्स इन क्या, ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के क्या में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में, कैसे, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है, तो विटामिन के क्या है, इट सिंथेसाइजेस क्या, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आगे क्या करेगा, इट विल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो प्रोथ्रोम्बिन यही सिंथेसाइज करता है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज होगा ही नहीं ना। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इट सिंथेसाइजेस व्हाट, इट सिंथेसाइजेस क्या, इट सिंथेसाइजेस प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और ये कहां पर, लीवर में, तो ये क्या होता है, ये यहां देखेंगे इस तरह से ऐसा बना दे रहे हैं कि ये लीवर में, लीवर है ना, तो लीवर में ये क्या बना रहा है, इट सिंथेसिस ऑफ एक प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोथ्रोम्बिन, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये कह सकते हैं इनएक्टिव है, फॉर्म है, और कह सकते हैं प्लाज्मा का प्रोटीन है, तो इट इज अ इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय कौन, लीवर, लेकिन हाँ विटामिन के प्रेजेंस में, तो ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये बना दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर होता है तो इसको हम कहेंगे थ्रोम्बिन, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे थ्रोम्बिन, ठीक है। तो दिस इनएक्टिव
ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है ना, तो इनएक्टिव फॉर्म जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज थ्रोम्बिन, तो इसको कहेंगे एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो देख रहे हैं एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन ये थ्रोम्बिन है, इसका इनएक्टिव है एक्टिव, लेकिन ये चेंज अभी नहीं हो रहा है, बताते हैं कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही ये देख रहे हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट्स विथ प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कैल्शियम एंड टू फॉर्म क्या, ये प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज बना दिया। अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये तो बन चुका है ना प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज एनसीईआरटी में दिया हुआ ये, तो थ्रोम्बोकाइनेज बना दिया। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन और बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बन गया है। ठीक है, ये अब ये थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये वाला जो बन चुका है ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर एक्ट करेगा, मतलब कि ये थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में और क्या है कैल्शियम, इन दोनों के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। तो ये देखिए इनएक्टिव था, जैसे ही ये सब ये इंजरी हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, ये सब मिला थ्रोम्बोकाइनेज बना, थ्रोम्बोकाइनेज क्या हुआ अलोंग विथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, दोनों मिलकर ये क्या बना दिए, ये बना दिए एक्टिव थ्रोम्बिन बना दिए। ठीक है, एक्टिव थ्रोम्बिन। अब क्या हो गया, एक्टिव थ्रोम्बिन बन गया। तो अब देखिए आगे एक और होता है प्लाज्मा प्रोटीन, उसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन। कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। तो ये देखिए फाइब्रिनोजेन एक और प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजेन क्या है, ये अगर कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फाइब्रिन में, क्या में होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, लेकिन ये क्या होता है, तो ये याद रखिएगा ये इनएक्टिव होता है, ये दिस इज इनएक्टिव, ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, इट इज अ इनएक्टिव सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और ये अगर चेंज होगा क्या में, तो ये चेंज होगा एक्टिव फॉर्म में, तो ये है एक्टिव इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन में। ठीक है, तो ये इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो होता है कैसे चेंज होगा ये, दिस फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, कैसे, तो याद रखिएगा यहां पर देखिए ये जो एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन थ्रोम्बिन बना है ना, यही थ्रोम्बिन क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ, थ्रोम्बिन है ना, तो दिस थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स व्हाट, फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया क्या में, फाइब्रिन में कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, जहां पर ये कटा है वहां पर क्या हो गया, ये फाइबर जैसे ये बन गया। तो यहां देखिए यहां बना दे रहे हैं, तो इस तरह के, यही था ना इस तरह का, तो इस तरह का एक एरिया जो कटा था वहां बना रहे हैं। तो यहां देखिए बहुत सारा क्या हो गया, ये फाइब्रिन ये बन गया इस तरह से। ठीक है, ये बन गया फाइब्रिन। ठीक है, तो एक्चुअली में ये फाइब्रिन जो है दे आर एक्चुअली क्या, दे आर फाइन नेटवर्क ऑफ क्या, दे आर फाइन नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, फाइन नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड बन गया, तो ये क्या बन गया, यहां पर लिख दे रहे हैं फाइब्रिन, तो ये फाइन नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन थ्रेड बन गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इस तरह फाइब्रिन ये बन गया इस तरह से। और यहां पर क्या थे, यहां पर जो ब्लड निकल रहा था उसमें क्या होगा, उसमें कह सकते हैं कि डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी तो हैं ब्लड सेल्स, तो वो भी इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, प्लस ये तो था ही फाइब्रिन, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड सेल्स भी हैं, ट्रैप्ड हो गए ना। तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं प्लस ट्रैप्ड, प्लस ये तो था ही फाइब्रिन का थ्रेड, प्लस यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, तो ये भी हो गया ना, तो ये सब मिलकर यहां ट्रैप हो गया ना, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, इसी को दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स इज नोन एज क्लॉट, क्या कहते हैं इसको,
क्लॉट कहते हैं, इसी को ब्लड क्लॉट। और इसी को कहते हैं कोगुलम। क्या कहते हैं? COAGULM, कोगुलम। ठीक है, तो COAGULUM, कोगुलम। तो ये क्लॉट और कोगुलम हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं क्लॉट और कोगुलम क्या हो गया? तो क्या कह सकते हैं? फाइब्रिन अलोंग विथ ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म सेल्स इज टर्म्ड एज क्या? क्लॉट और कोगुलम। ठीक है, और ये क्लॉट और कोगुलम जब क्लॉट हो गया उसके बाद कैसा देखने में लगता है? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैसा है। तो ये डार्क, इट अपीयर्स डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है, तो कैसा दिखता है? तो ये दिखता कैसा है? तो इट अपीयर्स डार्क रेडिश ब्राउन SCUM स्कम, इस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये डार्क रेडिश ब्राउन स्कम की तरह अपीयर होगा। स्कम क्या होता है? स्कम, तो स्कम कहते हैं कि डर्टी सब्सटेंस। ठीक है, तो इट डर्टी सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो डर्टी सब्सटेंस की तरह स्कम कहते हैं। तो ये क्या है? ये तो देखे तरह भी क्या है? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म सेल्स है ना। ठीक है, ऊपर, तो इसीलिए क्या कहते हैं? स्कम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जब ये ब्लड कोगुलेशन हो गया उसके बाद क्या होता है? हो गया तो देखते हैं कि ऊपर क्या होता है? एक येलोइश फ्लूइड जैसा निकलता है, उजेज आउट। दैट येलोइश फ्लूइड इज टर्म्ड एज क्या? सीरम। ठीक है, तो सीरम है, उसी को क्या कहते हैं? सीरम। तो सीरम क्या है? एक देख लेते हैं, व्हाट इज सीरम। ठीक है, तो नोट करके ऐसे लिख देते हैं, सीरम, SCRUM, सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या है? अगर पूछ देंगे व्हाट इज सीरम, ठीक है, तो सीरम क्या है? ये याद रखिएगा, ये प्लाज्मा ही है। ये क्या है एक्चुअली में? ब्लड का प्लाज्मा ही है, लेकिन इसमें फाइब्रिनोजेन नहीं है। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्या? सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे? तो व्हाट इज इट? तो इट इज एक्चुअली प्लाज्मा विदाउट क्या? विदाउट फाइब्रिनोजेन, मींस विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्योंकि ये फाइब्रिनोजेन अगर नहीं रहेगा तो ये सब होगा भी तो आगे हो पाएगा नहीं, क्लॉट करेगा ना। तो ये कह सकते हैं प्लाज्मा विदाउट क्या? विदाउट फाइब्रिनोजेन मींस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ब्लड और सीरम में क्या अंतर है? ब्लड क्लॉट करेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड में फाइब्रिनोजेन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, लेकिन सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं है तो क्लॉट करेगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि सीरम इट डज नॉट क्लॉट, इट डज नॉट क्लॉट, ये क्लॉट नहीं करता है। तो ये याद रखेंगे कि सीरम डज नॉट क्लॉट। ठीक है, तो ये सीरम क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको लिख ले। तो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी हम पढ़े हैं, ठीक है, उसमें कितने फैक्टर्स देखें? सिर्फ 4 ही फैक्टर्स देखें। तो वो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं वो याद रखेंगे आप। तो जो पहला फैक्टर्स था क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कौन सा फैक्टर है? ये क्लॉटिंग फैक्टर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर, फर्स्ट वाला क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन को कहते हैं। तो फाइब्रिनोजेन जो था वो क्या था? इट वाज द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर। जो सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन है? इट इज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, जो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? तो ये पूछेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। और फोर्थ जो क्लॉटिंग फैक्टर हम जो पढ़े हैं अभी तक मैकेनिज्म में, उसमें कैल्शियम। ठीक है, तो अभी हमने जिक्र किया है जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी, उसमें कितने हैं? उसमें सिर्फ 4 ही का है रोल। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट फाइब्रिनोजेन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फोर्थ इज कैल्शियम। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब एक छोटा सा एक क्लॉट का टाइप देख लेते हैं। क्या है क्लॉट का टाइप? तो क्लॉट के टाइप, तो 2 तरह के क्लॉट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के क्लॉट हैं। कौन कौन से 2 तरह के क्लॉट हैं देख लेते हैं। तो एक को कहते हैं हम क्या? थ्रोम्बस क्लॉट, और एक को एम्बोलस क्लॉट। ठीक है, तो 2 तरह का क्लॉट है। तो THROMBUS थ्रोम्बस क्लॉट। ठीक है, और जो दूसरा है उसको कहते हैं एम्बोलस, AMBOLUS, एम्बोलस क्लॉट। तो 2 तरह का क्लॉट होता है, थ्रोम्बस क्लॉट और
एम्बोलस क्लॉट। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो याद रखेंगे कि ये जो होता है ना, इट इज स्टैटिक क्लॉट, ये स्टैटिक क्लॉट होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर किसी भी वेसल, ब्लड वेसल में होगा तो वहीं पर होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर क्लॉट बनते जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो गया, पूरा बंद हो जाएगा। तो यही है ना, एक जगह पर होगा ना, तो इसको स्टैटिक क्लॉट को हम क्या कहेंगे, दैट इज थ्रोम्बस क्लॉट। ठीक है, और ये स्टैटिक को कह सकते हैं एक लाइन में लोकलाइज्ड, ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज्ड इसको क्लॉट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, ये क्लॉट जो है ना मूव कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में इधर से उधर मूव कर रहा है, तो इस ऐसे क्लॉट को हम क्या कहेंगे, एम्बोलस क्लॉट। ठीक है, तो ये कैसा क्लॉट हो गया, ये मूविंग क्लॉट है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड कि नॉन लोकलाइज्ड, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज नॉन लोकलाइज्ड। तो ये कैसा है, नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड है और ये नॉन लोकलाइज्ड, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये स्टैटिक क्लॉट है लोकलाइज्ड, और ये मूविंग क्लॉट और नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा और भी डिफरेंस कुछ बताएंगे। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि कौन सा मोर हार्मफुल है, दोनों क्लॉट में हार्मफुल कौन सा ज्यादा है, हार्मफुल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें लोकलाइज्ड वाला जो होता है स्टैटिक क्लॉट, एक ही जगह बढ़ते जाना ना क्लॉट, तो पूरे क्या कर देगा अल्टीमेटली, तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये अल्टीमेटली जो है ये क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा ना, एक ही जगह है तो बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ये क्या कर देगा, ब्लॉकेज ऑफ वाटर, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि अल्टीमेटली ये ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स कर देगा, तो खतरनाक कौन सा है, मोर हार्मफुल कौन सा है, तो मोर हार्मफुल आप तो कहेंगे कि मोर हार्मफुल इज कौन सा, थ्रोम्बस क्लॉट। ठीक है, मोर हार्मफुल इज थ्रोम्बस क्लॉट। यहां पर बताइए, यहां नॉन लोकलाइज्ड में क्या हो गया, तो नॉन लोकलाइज्ड में ब्लॉकेज तो करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या इधर उधर घूमते रहेगा ना, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अल्टीमेटली घूमते घूमते इधर से उधर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्स, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व कर जाएगा ना। तो ये तो आप तो कहेंगे कि हार्मफुल ये कम है, ये तो क्लॉट बना दे रहा था, हार्मफुल ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हार्मफुल इसमें से अगर कहेंगे तो कौन सा मोर हार्मफुल है, दिस इज मोर हार्मफुल, दिस इज मोर हार्मफुल। ठीक है, तो ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, आपसे पूछेगा, तो ज्यादा हार्मफुल है कौन सा, एम्बोलस क्लॉट इज मोर हार्मफुल। ठीक है, तो याद रखना है कि दिस एम्बोलस क्लॉट इज मोर हार्मफुल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेस हार्मफुल, ये लेस हार्मफुल है। ठीक है, क्यों लेस हार्मफुल है, तो आप यहां पर देखिए, ये वाला क्लॉट क्या है, ये तो पता ही नहीं चलेगा कहां पर है। ठीक है, अगर हम पता करना है हमको ये एम्बोलस क्लॉट का है, तो पता ही नहीं हो पाएगा, आइडेंटिफिकेशन हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए कौन सा दिक्कत की बात है, यही ना है। और ये तो पता चल जाएगा कि अच्छा इस जगह पर है, तो इसको क्या है, ट्रीटमेंट करके हटा भी सकते हैं ना, तो ये लेस हार्मफुल है, ये more harmful. Why it is more harmful? Because their identification of this clot, because identification of this clot is क्या, is difficult, पता ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लॉट इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लॉट इज डिफिकल्ट, हेंस इट इज मोर हार्मफुल। हालांकि ये अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जा रहा है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोर हार्मफुल। और ये वाला क्या है, ये वाला लेस हार्मफुल, और ये वाला मोर हार्मफुल। ठीक है, ये हो गया दोनों में डिफरेंस में। अब कोई कहेगा कि थ्रोम्बस क्लॉट का एक एग्जांपल एक दो बताइए, तो थ्रोम्बस क्लॉट जो है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो होते हैं हार्ट में होते हैं ना, तो हार्ट से कोरोनरी ब्लड वेसल है, अगर उसमें क्लॉट बनता है तो उसको थ्रोम्बस क्लॉट ही बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जब भी होगा तो इट विल लीड टू व्हाट, हार्ट अटैक। ठीक है, उसी तरह ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरी जो जाता है उसको क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो अगर उसमें क्या हो गया, उसमें अगर थ्रोम्बस क्लॉट होगा, इट विल लीड टू व्हाट,
पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल किसका है, थ्रोम्बस क्लॉट का है। तो इस तरह से ये आप याद रखेंगे। ठीक है।